वेरी गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। पार्डन टू कंप्लायंस, अक्यूज्ड जो है क्या उसको सरकारी गवाह बनाया जा सकता है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदर अक्यूज कैन बी अ गवर्नमेंट विटनेस और नॉट अगेंस्ट द अदर अक्यूज्ड पर्सन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें यह है कि मेन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। अगर हम डायरेक्ट लैंग्वेज की सिर्फ बात करें, हेडिंग की बात करें, वो प्रिलिमिनरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन में सबसे इंपॉर्टेंट ये और भी है। तो इसलिए इसको प्लीज ध्यान में रखना कि ये मेन और प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। हम लोग ये डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद दिस टू लॉ, जो हमारे जो केसेस हैं, द प्रेमचंद वर्सेस स्टेट एंड हर्षद एस मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं 306 के रिगार्डिंग। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर फाइनल रिपोर्ट पुलिस द्वारा 173 की सेकंड क्लॉज में सबमिट की जाती है, जिसको हम लोग चलान भी कहते हैं, जिसको हम लोग चार्जशीट भी बोलते हैं, तो हर स्टेट में उसका डिफरेंट डिफरेंट नाम है। लाइक चार्जशीट जो कॉमन नेम है सीआरपीसी के अंदर, चलान जो है वो पंजाब में, जो हरियाणा में ज्यादातर यूज होता है, हम लोग नाम उसको बोलते हैं। तो है तो वो चार्जशीट। अगर फाइनल रिपोर्ट चार्जशीट जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है वो 173 की सेकंड क्लॉज में सबमिट कर देती है कोर्ट में, तो जो कोर्ट है अगर उसको लगता है कि प्रीमा फेसी केस बनता ही नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, केस इन पर्सन ने, इन अक्यूज पर्सन ने ऑफेंस जरूर कमिट किया है, जो ग्रेव ऑफेंस है, डेंजरस है सोसाइटी के लिए ये पर्सन, इनको छोड़ना बिल्कुल बेवकूफी होगी। लेकिन वी डोंट हैव एविडेंस इन आवर हैंड, हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। द कोर्ट इज हेल्पलेस इन दिस केस बिकॉज हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, आई विटनेस नहीं है इस केस में। इसलिए ये सारे के सारे अक्यूज पर्सन को हमको सिर्फ एक्विट करना ही होगा एट द एंड। तो यहां पर कोर्ट हेल्पलेस है, लेकिन कोर्ट चाहती है कि इनको कन्विक्शन हो, तो कोर्ट अपना माइंड यूज करती है, षड्यंत्र रचती है अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट। अगर वो अक्यूज पर्सन ज्यादा है तो उनको एक अक्यूज पर्सन को वो बुलाएगी कि भाई आप ऐसे करो, सरकारी गवाह बन जाओ, गवर्नमेंट विटनेस बन जाओ अगेंस्ट दो दूसरे आपके अपराधी हैं को अक्यूज, उनके अगेंस्ट आप अपनी गवाही दे दो कोर्ट में, तो हम आपको रिलीज कर देंगे, हम आपको पार्डन कर देंगे, हम आपको क्षमा कर देंगे, हम आपको माफ कर देंगे। तो अगर वो ऑफर है कोर्ट द्वारा किया गया ऑफर अक्यूज को, अगर अक्यूज इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि इनके पास एविडेंस ही नहीं है, बेवकूफों के पास, हम लोग सारे के सारे क्विट हो जाएंगे, तो वो मानेगा ही नहीं। लेकिन अगर उसको लगता है कि भाई डर है अक्यूज पर्सन को कि मैं तो रिलीज हो जाऊंगा, हमें क्या दूसरों को अक्यूज को लेके, अगर वो उनको सजा भी होती है तो मुझे क्या, तो वो अक्यूज जो है वो कोर्ट के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगी। अगर वो कोर्ट के ऑफर को एक्सेप्ट कर रही है तो कोर्ट उनके ऊपर कंडीशन लगा देगी कि भाई देख, हम आपको रिलीज कर देंगे, हम आपको माफ कर देंगे, लेकिन आपको हर चीज मिनट टू मिनट डिटेल आपको सच बतानी होगी अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन कि उन्होंने ये अपराध किया और क्यों किया है, आपको सच बताना होगा। तो अगर वो कंडीशन को पूरा करेगा तो हम उसको रिलीज कर देंगे, पार्डन कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ अंडर सेक्शन 306 अप टू 308 सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान रखना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डायरेक्ट लैंग्वेज से। द डायरेक्ट लैंग्वेज सेज टेंडर ऑफ पार्डन टू कंप्लायंस, तो विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन, क्योंकि हमारे पास एविडेंस नहीं है, तो इसलिए एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कोर्ट जो है वो यहां पर लिखा गया है विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन सपोज्ड टू हैव बीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न्ड इन और प्रिवी टू एन ऑफेंस। हमें पता है कि वो जो को अक्यूज्ड है वो कहीं ना कहीं ज्यादा मेन अक्यूज है, जहां वो मेन अक्यूज नहीं है तो कहीं ना कहीं उसका लिंक है वो अक्यूज में, उसने उस ऑफेंस में बीइंग है, वो को अक्यूज है, उसने ऑफेंस कमिट किया है, चाहे वो अबेट किया है, चाहे उसने अटेम्प्ट किया है, व्हाटएवर जो मीन किया है, चाहे उसने अड्यूज ही किया है, लेकिन वो अपराधी है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, द और टू विद दिस सेक्शन अप्लाई द सीजीएम और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, यहां पर दो को पावर दी गई है। पहला जो सीजीएम है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और दूसरा है जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एट एनी स्टेज, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है वो इक्वल टू द सीजीएम है, वो किसी भी स्टेज पर, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान, चाहे वो इंक्वायरी के दौरान, चाहे वो ट्रायल के दौरान, वो पार्डन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है तो वो सिर्फ इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान ही वो उसको पार्डन कर सकता है। सीजीएम एट एनी स्टेज, सीजीएम एट
इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एट इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल। लेकिन फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान अक्यूज को पार्डन कर सकता है, ऑफर कर सकता है और पार्डन कर सकता है, उसको माफ कर सकता है, उसको रिलीज कर सकता है। लेकिन यहां पर सिर्फ कंडीशंस हैं कि सीजीएम और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो 3 स्टेजेस पे, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान वो कर सकता है, रिलीज कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखा है कि यहां पर वर्ड लिखा है मे टेंडर पार्डन टू सच पर्सन ऑन कंडीशन ऑफ इट्स मेकिंग अ फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर। लेकिन हम इसको माफ क्यों करेंगे? ऑन ए कंडीशन की भाई जो एक्यूज जो एक्सेप्ट कर रहा है कोर्ट के ऑफर को, ही हैज टू डिस्क्लोज द फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ द होल सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। जो भी उसकी नॉलेज में उसको सही बताना होगा कि एक्यूज जो है वो उसने जो दूसरे को एक्यूज उन्होंने क्या अपराध किया उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये जो सेक्शन है 306 ये अप्लाई होगा, अप्लाइज टू एनी फेंसेस, किसी भी फेंसेस के ऊपर अप्लाई हो सकता है अगर उसका ट्रायल जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन में है। तो कोर्ट ऑफ सेशन में तो सारे से सारे हीनियस क्राइम ही है, तो वो सारे हीनियस क्राइम के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर वो स्पेशल जज है, लाइक स्पेशल जज है, लाइक सपोज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में स्पेशल कोर्ट बना दी तो वो स्पेशल जज है। तो ऐसी कोर्ट जो स्पेशली अपॉइंट की गई है, स्पेशल कोर्ट्स हैं, तो वहां पर भी ये अप्लाई होगा। दूसरी बात, कोई भी फेंस, बी पॉइंट में लिखा गया है, कोई भी फेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years और मोर सेवियर सेंटेंस, जिसकी पनिशमेंट 7 साल तक है या 7 साल से ज्यादा है, उसके ऊपर हम लोग पार्डन, ये जो अप्लाई सेक्शन अप्लाई होगा, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्लॉज कहते हैं कि यहां पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम लोग बात करें, यहां पर सेक्शन 306 की 2 और ए पॉइंट में जहां पर हम लोग बात कर रहे थे कोर्ट ऑफ सेशन के रिगार्डिंग, कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो अपने ट्रायल के दौरान किसी भी अक्यूज पर्सन को पार्डन कर सकती है। इसके रिगार्डिंग वी हैव अ केस दैट इज हर्षद एस मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। क्वेश्चन अगर राइज होता है whether the special court dealing with the corruption cases अंडर द पीसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर जो स्पेशल जज है, क्या वो पार्डन ग्रांट कर सकता है 306 में को-अक्यूज के रिगार्डिंग? तो यहां पर लिखा गया सी टू एन अक्यूज हु वाज आंसर टू बी द एफर्मेटिव बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, द स्पेशल जज हैज टू द पावर की वो को-अक्यूज को वो पार्डन कर सकता है 306 में, उसके पास भी राइट है, क्योंकि वो उसको लगता है कि ऑफेंस तो कमिट किया है। तो एक को-अक्यूज को हम लोग गवर्नमेंट लीडर जो उसको गवर्नमेंट विटनेस बना लेते हैं, दूसरों को उनके बेसिस पे हम लोग सजा दे देंगे। लेकिन ये एक टेक्निकल पॉइंट है हमारा, क्योंकि हम लोग बात करेंगे एविडेंस एक्ट की, वहां पर सेक्शन 133 डील कर रहा है कंप्लायंस से। 133 में कोर्ट ने वहां पर लिखा है कि कोर्ट जो है वो को-अक्यूज की स्टेटमेंट के बेसिस पे दूसरे को-अक्यूज को सजा कर सकती है, दैट गोस एज अ डिस्क्रिशनरी पावर। लेकिन 114 सेक्शन की बी इलस्ट्रेशन कहती है कि को-अक्यूज्ड जो अपने अक्यूज्ड का ही नहीं है, अपने साथियों का नहीं है, वो कोर्ट का कैसे हो सकता है? उसके ऊपर बिलीव करना इट्स बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। तो कोर्ट को वो झूठ बोलकर भी बरी हो सकता है कि भाई हमने अपराध किया है, अब उनको सजा दे दो, मैं तो बाहर चला, तो वो तो बेवकूफी होगी। तो कोर्ट यहां पर फंक्शन करेगी, 306 की हम बात कर रहे हैं, 306 टू 308, वहां पे वो हमारा लिंक स्टडी है 133 ऑफ एविडेंस एक्ट, सेक्शन 114 बी रजिस्ट्रेशन ऑफ एविडेंस एक्ट, उसके तहत हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर यहां पर वी हैव अ 3 accused पर्सन ए बी एंड सी, और वहां पर डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, वी हैव ऑल द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, बट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अपने आप में इतने सफिशिएंट नहीं है कि अक्यूज को हम लोग कमिट कर दें। तो यहां पर अगर ए को हम लोग गवर्नमेंट विटनेस बना लेते हैं, तो क्या ए सच बोल रहा है अगेंस्ट बी और सी या नहीं, हमें कैसे पता? तो लॉ कहता है कि यहां पर उसको corroborate करना जरूरी है, इंडिपेंडेंट एविडेंस हमारे लिए होनी बहुत जरूरी है, ताकि हमें यह प्रूफ हो सके कि जो पर्सन जो उसको हम पार्डन कर रहे हैं 306 में, वो सच बोल रहे हैं। इसलिए यहां पर corroboration के लिए हमें एक्स्ट्रा इंडिपेंडेंट एविडेंस हमें चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में बिल्कुल यहां पर क्लियर कर दिया कि जो स्पेशल जो कोर्ट है, जो पीसी एक्ट के अंडर, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर जो ट्रायल कर रही है, वो स्पेशल जज भी पार्डन दे सकता है। तो वी हैव अनदर दैट इज थर्ड क्लॉज, यहां पर लिखा है एवरी मैजिस्ट्रेट जो टेंडर कर रहा है पार्डन को, ही शैल रिकॉर्ड हिज रीजन फॉर डूइंग सो। तो यहां पर मैजिस्ट्रेट की बात कर रहा हूं मैं
कि मैजिस्ट्रेट चाहे वो सीजीएम है, चाहे वो मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट, चाहे वो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, अगर वो पार्डन दे रहा है तो उसको रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि मैं मतलब क्यों पार्डन कर रहा हूं। तो यहां पर जो शेल है वो मैंडेटरी है। बी पार्ट में लिखा है कि वेदर द टेंडर वॉज और वॉज नॉट एक्सेप्टेड, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। इट्स अ काइंड ऑफ ऑफर टू द अक्यूज पर्सन। अब आप लॉलीपॉप दे रहे हो उस अक्यूज पर्सन को, वो लॉलीपॉप खा रहा है या नहीं खा रहा, उसको लिखना पड़ेगा आपको कि भाई मैंने ऑफर किया, क्या उसने एक्सेप्ट किया। यू हैव टू रिटन ऑल दिस थिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है। एंड शेल ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द अक्यूज पर्सन, जिसको आप पार्डन कर रहे हो या दूसरे क्रिमिनल, अगर वो चाहते हैं तो वो आपसे कॉपी ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट उस रीजन की। देन फोर्थ क्लॉज सेज एवरी पर्सन एक्सेप्टिंग अ टेंडर ऑफ पार्डन, कोर्ट ने ऑफर किया कि भाई आप दूसरे को अक्यूज के अगेंस्ट एविडेंस दे दो, हम आपको रिलीज कर देंगे। अब वो को अक्यूज उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहां पर वो लिखा है एवरी पर्सन एक्सेप्टिंग अ टेंडर ऑफ पार्डन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी एग्जामिन्ड एज अ विटनेस। अब वो जो अक्यूज्ड था पहले, क्योंकि वो कंप्लायंस था 133 में, अब वो हमारा गवर्नमेंट लीडर, वो गवर्नमेंट विटनेस बन गया 306 में, हमने उसको पार्डन के लिए ऑफर किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब वो हमारा अक्यूज नहीं है, वो हमारा विटनेस है, गवर्नमेंट विटनेस। तो यहां पर लिखा है शैल बी एग्जामिन्ड एज ए विटनेस इन द कोर्ट ऑफ द मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस और इन द सब्सिक्वेंट ट्रायल इफ एनी। तो किसी भी ट्रायल, सब्सिक्वेंट ट्रायल में या उस ट्रायल में वो एज ए विटनेस हम उसको एग्जामिन करेंगे। बी पॉइंट दैट पर्सन शैल अनलेस ही इज ऑलरेडी ऑन बेल, अगर उस वो जो को-अक्यूज्ड है जिसको हमने ऑफर दिया था, उसने एक्सेप्ट किया पार्डन के लिए, अगर वो बेल पे है तो बात खत्म, उसको हम लोग अंदर तो डाल नहीं सकते, वो तो बेल पे है। लेकिन अगर वो बेल पे नहीं है तो यहां पर लिखा है गया वर्ड दैट ही शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी अंटिल द टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल। यहां पर कस्टडी का मतलब क्या है, दैट इज जुडिशियल कस्टडी। तो उस को-अक्यूज को जिसको हमने पार्डन दे दिया है, वो उस को-अक्यूज को जब तक ट्रायल खत्म नहीं होता उसको हम लोग जेल में रखेंगे। अब ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। अगर यहां पर ट्रायल बहुत लंबा चलता है, 3 साल चल गया, 4 साल चल गया, तो उसकी सोचा वैसे ही पूरी हो गई। उसको आपको पार्डन देने का मतलब क्या निकला, वो कहता जी ठीक है जी मैं सच बोल दूंगा, मैं को-अक्यूज के अगेंस्ट मैं एविडेंस दे दूंगा। लेकिन उसका फायदा क्या, अगर वो 3 साल खुद जेल में रहा तो उसकी तो दुश्मनी पड़ गई को-अक्यूज के साथ, जब वो जेल से बाहर आएंगे उसको वैसे ही मार डालेंगे, वो तो उनके अगेंस्ट है। लेकिन उसका फायदा क्या, वो खुद अगर जेल में रहा, क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट है 41st रिपोर्ट पेज नंबर 196 पैरा नंबर है 24.21, उसमें लिखा गया है दिस प्रोविजन। कौन सी प्रोविजन, इसकी बात कर रहा हूं मैं, जो हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन 306 फोर्थ, और यहां पर बिल्कुल मैंने लिखा है ब्लैक बोर्ड पे सेक्शन 306 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन बी। यहां पर कोर्ट ने कहा दिस प्रोविजन में सीम्स रेदर हार्श, क्योंकि अगर को-अक्यूज जिसको आप पार्डन कर रहे हो अगर उसको जेल में रखना है तो फायदा क्या उसका, वो तो हार्श है। पर्टिकुलरली कब हार्श है, विद ट्रायल इज प्रोलॉन्ग्ड, जब लंबा चलता है ट्रायल। बट इन केसेस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्डशिप, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्डशिप होती है अक्यूज को जिसको हमने पार्डन दिया, वो जिसको जेल में रहना पड़ता 3 साल 4 साल, तो अप्रूवर जो है, जो अप्रूव कर रहा है, जो एक्सेप्ट कर रहा है आपकी पार्डन की कंडीशन को, वो हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकता है, और हाई कोर्ट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, वो उसको बेल दे सकती है कि चलो जी बेल पे जाओ, आप तो हमारा वैसे ही विटनेस हो, तो आप तो चलो बाहर निकलो, जब हम लोग एग्जामिन करेंगे आप एज ए विटनेस कोर्ट में आ जाना, आपको एग्जामिन किया जाएगा, दैट्स इट। इस केस में हमने केस जो है प्रेमचंद वर्सेस स्टेट जो है, इसको हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। यहाँ पर लिखा गया इट हैज बीन मेंशन्ड बाय सम हाई कोर्ट, कई हाई कोर्ट द्वारा ये मेंशन किया गया है दैट बट फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द पावर ऑफ द हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट के पास ये पावर दी गई है कि जिसको पार्डन किया गया है, अगर उसको लगता है कि बहुत लंबा ट्रायल चलेगा, उसको अगर जुडिशियल कस्टडी में रखना है, तो वो खुद अप्रोच कर सकता है हाई कोर्ट में कि सर मुझे तो बेल दे दो, मैं तो आपका गवर्नमेंट विटनेस बन चुका हूं। तो हाई कोर्ट के पास तो बहुत पावर्स है उनके पास। तो इन एक्सेप्शनल केसेस में द अप्रूवर, द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो है वो 3064, वो जो बी की हम बात कर रहे हैं, वो माइट बी ओपन टू सीरियस चैलेंज, इट माइट बी ओपन टू सीरियस चैलेंज। यहाँ पर इंपॉर्टेंट खासियत ये है, लेट्स सपोज ए बी सी, दे आर थ्री accused person and we don't have any direct evidence, we have a circumstantial evidence but that is not sufficient against the accused person। अगर हम ए को पार्डन दे रहे हैं, उसको तो हमने बाहर भेज दिया, जेल से बाहर भेज दिया, लाइक ए और बी ने सी ने डिस्कस किया कि भाई कोर्ट हम में से एक को गवर्नमेंट विटनेस बनाएगी, तो जिसको भी गवर्नमेंट विटनेस बनाएगी वो बाहर जाके
जितने भी एविडेंस होंगे उनको खत्म करेगा सबसे पहले, तो ये तो प्रॉब्लम आएगी ना, तो कहीं ना कहीं तो बिल्कुल प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ अगर उसको जेल में ही रहना पड़ता है, लाइक 4 साल 5 साल आपका ट्रायल नहीं खत्म हुआ, उसको जेल में रहना पड़ा, तो वो भी एक गलत है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल की अगर मैं बात करूँ 306 की, वो कॉन्स्टिट्यूशनल उसको चैलेंज किया जा सकता है यहाँ पर। तो इस केस में कोर्ट ने प्रेमचंद वर्सेस स्टेट में यही बात की कि 306 की बात कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात करूँ अगर वो बाहर आ रहा है तो हो सकता है वो खुद ही एविडेंस खत्म कर दे, हो सकता है उन्होंने कॉन्स्पिरेसी अपने आप में कर ली हो कि जो भी बाहर निकलेगा वो सबसे पहले एविडेंस खत्म करेगा, वो सबसे पहले थ्रेट करेगा सभी विटनेस को, तो वो हो सकता है उनकी खुद की कॉन्स्पिरेसी हो। जहां अगर वो खुद जेल में रहता है 4 साल 5 साल, उसके बाद आप उसको कमिट कर सॉरी उसको रिलीज कर रहे हो क्योंकि वो तो उसने तो आपके फेवर में एविडेंस दे दी, तो ये भी बहुत प्रॉब्लम है कि वो 4 साल जेल में तो रहा है, आपने पार्डन क्या दिया अगर वो 4 साल जेल में रह गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो कोर्ट ने इसलिए हेल्प किया था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कोर्ट में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इट हैज बीन मेंशन्ड बाय सम हाई कोर्ट दैट बट फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू रिलीज इन एक्सेप्शनल केसेस द प्रूवर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 306 माइट बी ओपन टू सीरियस चैलेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी सीरियस चैलेंज है हमारे लिए 306 उसके कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, तो ये कोर्ट ने इसमें हेल्प किया था। Then we have another section sub clause 5 of section 306, वहां पे लिखा है where a person has accepted a tender of pardon, जब accused person आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है अंडर सबसेक्शन 1 हैज बीन एग्जामिन्ड अंडर सेक्शन 4 और आपने सेक्शन सबसेक्शन 4 में उसको एग्जामिन भी कर लिया, तो मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस शैल विदाउट मेकिंग एनी फर्दर इंक्वायरी इन द केस, पहली बात कमिटेड फॉर ट्रायल, तो बात खत्म। वहां पे कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले अगर जो केस है वो कोर्ट ऑफ सेशन में आप कमिट कर दो इफ द ऑफेंस जो है वो पूरा ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन में, अगर वो स्पेशल जज द्वारा ट्रायल करना तो आप स्पेशल जज में स्पेशल कोर्ट में भेज दो उसको, जहां दूसरी केसेस में आप सीजीएम को भेज दो क्योंकि आपने तो पार्डन दी है, तो आप खुद तो वो आप उसको सीजीएम के पास भेजोगे, यहां पर मेंशन किया गया है, तो वहां पर बिल्कुल क्लियर है कि वेयर अ पर्सन हैज अ सेपरेट टेंडर ऑफ पार्डन द मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस शैल विदाउट मेकिंग एनी फर्दर इंक्वायरी इन द केस ट्रायल सेशन कोर्ट को भेज देगा, स्पेशल कोर्ट को भेज देगा या सीजीएम को वो केस भेज देगा फर्दर डायरेक्शन के लिए, या ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वी हैव अनदर केस दैट इज कालू खोदा वर्सेस स्टेट। कोर्ट ने कहा एनी वायलेशन ऑफ clause 4 or clause 3 amounts to an illegality which would vitiate the entire proceeding। तो कोर्ट ने कहा कि अगर सेक्शन 4 और सेक्शन 5 की वायलेशन होती है तो पूरी प्रोसीडिंग को विशिएट कर देगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इलीगल हो जाएगा सारा। तो वी हैव अनदर केस ओवर हियर दैट इज स्टेट स्टेट वर्सेस जगजीत सिंह। स्टेट वर्सेस मींस स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस जगजीत सिंह, ये केस भी इंपॉर्टेंट है। वहां पे कोर्ट ने कहा कि वंस एन अक्यूज्ड इज ग्रांटेड पार्डन अंडर सेक्शन 306 ही सीजेस टू बी एन अक्यूज्ड पर्सन, वो अक्यूज रहा ही नहीं है बट ही बिकम्स अ विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन, वो विटनेस बन गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन सेक्शन 307 क्या कहता है, 307 कहता है पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन, पार्डन की पावर किसके पास है, वहां पर लिखा है एट एनी टाइम आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ द केस बट बिफोर जजमेंट इज पास्ड। जब कोर्ट को हमने कमिट कर दिया, सेशन कोर्ट को, जो स्पेशल कोर्ट को हमने कमिट कर दिया, तो जजमेंट से पहले द कोर्ट जिसको हमने कमिट किया है वो विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द ट्रायल द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन सपोज्ड टू हैव बीन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो कोर्ट उसको पार्डन कर सकता है। तो कोर्ट ऑफ सेशन या स्पेशल कोर्ट जजमेंट से पहले अगर उसको लगता है कि एविडेंस नहीं है अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन, अगेंस्ट द ऑल द अक्यूज्ड पर्सन, तो वो किसी एक को पार्डन कर सकता है 306 में, यहाँ पर 307 में उसको पावर दी गई है। 308 क्या कहता है, ट्रायल ऑफ पर्सन नॉट कंप्लाइंग विद द कंडीशन ऑफ पार्डन। सबसे इंपॉर्टेंट, कोर्ट ने ऑफर किया, ऑफर दिया, को अक्यूज ने एक्सेप्ट किया, कोर्ट ने कंडीशंस बता दी, आप जो भी बताओगे सच बताओगे, सच के अलावा कुछ नहीं बताओगे अगेंस्ट द ऑल द अक्यूज्ड पर्सन की ये अपराध उन्होंने किया है, वो आपको सच बोलना पड़ेगा। तो यहां पर 308 क्या कहते हैं, ट्रायल ऑफ पर्सन नॉट कंप्लाइंग विद द कंडीशन, अगर वो सच नहीं बोल रहा, जब वो कुछ चीजें कंसील करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं वो अपने
साथियों की हेल्प कर रहा है, तो क्या उसका क्या होगा, उसके अगेंस्ट क्या प्रोसीजर हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो 308 में लिखा गया है। वहां पर लिखा है वेयर इन रिगार्ड टू अ पर्सन हु हैज एक्सेप्टेड अ टेंडर ऑफ पार्डन अंडर सबसेक्शन 306 307 द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अगर वो सर्टिफाई कर रहा है मेरी ओपिनियन में ये जो पर्सन जिसको हमने पार्डन किया है वो विलफुली कंसील कर रहा है कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, कुछ एसेंशियल चीजें जो उसको पता थी, जब वो फॉल्स एविडेंस दे रहा है, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने प्रूव कर दिया उनके ओपिनियन में, अगर उसको लगता है मेरी ओपिनियन में जो पर्सन जो हमारा गवर्नमेंट विटनेस है वो झूठ बोल रहा है, जब कंसील कर रहा है कुछ फैक्ट्स, तो वो कोर्ट को बता देगा, कोर्ट को वो रिक्वेस्ट करेगा कि इसकी जो पार्टनरशिप है वो खत्म की जाए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा कि जिस कंडीशंस के ऊपर हमने इसको पार्डन दी थी वो कंडीशन कंप्लाई नहीं कर रहा, तो उसकी जो पार्डन जो हमने दी थी कंडीशंस वो रिजेक्ट की जाए और उसको एज एक्यूज्ड ही डील किया जाए। तो फॉर यहाँ पर जो अक्यूज पर्सन है अगर वो कंडीशन को कंप्लाई नहीं कर रहा तो डेफिनेटली उसका ट्रायल चलेगा, ठीक है जी, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच उसी केस में जिस केस में उसको पार्डन दी गई थी उस केस में उसका भी ट्रायल जो है वो चलेगा। और उसके अलावा जो उसने फॉल्स एविडेंस दी हैं कोर्ट में, उसके अगेंस्ट फॉल्स एविडेंस के अगेंस्ट भी उसका केस जो है वो सेपरेट चलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइजो ऐड कर दी कि जो अक्यूज्ड जिसको हमने पार्डन दी है अगर वो कंसील कर रहा है, फॉल्स एविडेंस दे रहा है, गवाही दे रहा है, झूठी गवाही दे रहा है कोर्ट में आके, तो उसका सेपरेट ट्रायल चलेगा, दूसरे को भी उसके साथ नहीं चलेगा, उसका सेपरेट ट्रायल चलेगा। फर्दर प्रोवाइजो ऐड कर दी कि that such person shall not be tried for the offenses of giving false evidence except with the sanction of the high court। अगर आपने अगर आपने पार्डन दे दी, उसने एक्सेप्ट कर ली और वो आपका वो गवर्नमेंट विटनेस हो गया, गवर्नमेंट जब विटनेस को एग्जामिन किया वो झूठ बोल गया, फॉल्स एविडेंस दे गया, तो लॉ कहता है फॉल्स एविडेंस के अगेंस्ट आप उसके ऊपर मुकदमा चला सकते हो 192 में, लेकिन झूठी गवाही देने के आप मुकदमा तभी चलाओगे जब आप हाई कोर्ट की सैंक्शन ले लोगे। अगर आपने सैंक्शन ले ली तो 195 और 3 ऑफ सीआरपीसी या 340 ऑफ सीआरपीसी की कंप्लायंस की कोई जरूरत ही नहीं है, वहां पर कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसका एग्जामिन कर सकते हो। सेकंड क्लॉज सेज एनी स्टेटमेंट मेड बाय सच पर्सन एक्सेप्टिंग द टेंडर ऑफ पार्डन, जो भी उसने स्टेटमेंट दी थी कोर्ट में पार्डन के लिए वो उसकी अगेंस्ट भी हो जाएगी। लाइक सपोज उसने स्टेटमेंट दी मैंने ए बी और सी, हम लोग तीन, लाइक ए को पार्डन दे दिया, तो वो अगर वो स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं मतलब ए बी और सी तीनों ने एक कॉन्स्पिरेसी रची थी कि हमने डी का कत्ल करना है, और हम लोग तीनों ने हथियार परचेज किए, वेपन्स परचेज किए इस शॉप से, और उसके बाद हमने डी के घर पे गए उसको मार डाला और वहां पर सारे एविडेंस हमने खत्म कर दिए। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, अगर वो यहां पर थोड़ी सी झूठी बोल रहा है तो लॉ कहता है कि उसके अगेंस्ट जो सेपरेट ट्रायल चलेगा, अगर उसने कंडीशन कंप्लाई नहीं की 306 की, तो उसके ऊपर सेपरेट जो चार्ज है वो पार्टनर के रिगार्डिंग वो सेपरेट ट्रायल चलेगा। लेकिन जो स्टेटमेंट है उसके अगेंस्ट हम लोग यूज करेंगे कि भाई आपने पहले कहा था कि भाई हमने अपराध किया है, तो वो एक कन्फेशन मानी जाएगी उसके अगेंस्ट। देन फर्दर फोर्थ क्लॉज क्या कहती है, that at such trial the court shall, if it is a court of session, before the charge is read out and explained to the accused, लॉ कहता है कि चार्ज से पहले कोर्ट ऑफ सेशन उसको एक्सप्लेन करेगी कि भाई आपके ऊपर मुकदमा जो चलाया जा रहा है वो है कि आपने एक तो कंप्लायंस नहीं किया 306 का रिगार्डिंग, इसलिए आपके यहाँ सेपरेट ट्रायल चल रहा है। आपने जो झूठी गवाही दी थी, फॉल्स एविडेंस दिया था, वो विद क्योंकि सेक्शन हाईकोर्ट से हमने सैंक्शन ले ली है, उसके बाद आपके ऊपर जो झूठा मुकदमा, जो झूठी गवाही देने का मुकदमा भी आपके ऊपर चलेगा, तो वो चार्ज से पहले उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इफ इट्स अ कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, तो वो किसी भी स्टेज पर वो जो है बिफोर द एविडेंस ऑफ द विटनेसेस फॉर द प्रोसिक्यूशन टेकन, वो उसको एक्सप्लेन करेगा अक्यूज को कि भाई वेदर यू प्लीड गिल्टी और नॉट। लाइक कोर्ट ऑफ सेशन चार्ज से पहले मैजिस्ट्रेट किसी भी स्टेज पर पूछ सकता है कि भाई क्या आप प्लीड गिल्टी करना चाहते हो, कि आपने झूठी गवाही दी है, वहां पर फॉल्स एविडेंस दिए हैं, तो अगर वो प्लीड गिल्टी बार कर रहा है तो बात खत्म, उसको क्रेडिट कर दो, अदरवाइज ट्रायल चलता रहेगा। अगर उसने कह दिया कि नहीं जी मैंने तो 306 की कंप्लायंस की है, तो ही हैज टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर को प्रूव करना पड़ेगा कि उसने कंप्लायंस नहीं की। इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द पर्सन कि भाई मैंने कंप्लायंस की है तो वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रूव दैट उसने कंप्लायंस 306 की नहीं की। तो फिफ्थ क्लॉज में यहां पर बिल्कुल लिखा गया है, इफ द अक्यूज्ड डज सो प्लीड, अगर वो प्लीड गिल्टी कर रहा है, the court shall record the plea and proceed with the trial and shall before passing the judgment in the case finds whether or not the accused has complied। तो ये it is a duty of the court also, वो खुद भी चेक करेगी कि क्या उसने कंडीशंस जो है वो 306 की कंप्लाई की है या नहीं की।
यहाँ पर सिर्फ पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ओपिनियन के ऊपर हमने कोर्ट वर्क नहीं करती, यहाँ पर खुद इंडिपेंडेंटली वो खुद डिसाइड करेगी कि क्या 306 कंप्लायंस अक्यूज ने की है या नहीं की। अगर नहीं की तो अगर वो प्लीड गिल्टी कर रहा है तो उसको सजा दे देंगे। अगर कोर्ट को लगता है कि प्लीड गिल्टी के बाद मतलब अगर उसने कंप्लायंस की है 306 की तो उसको क्विट कर देगा कोर्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, उसको पार्डन भी दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 306 टू 308, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, हमने यहाँ पर 4 केस लॉ डिस्कस किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डाउट है तो प्लीज आप पूछ लेना। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।